लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है। ऐसे में चौथे चरण का मतदान 13 मई को होना है। आज हम बातचीत करेंगे कांग्रेस पार्टी से जुड़े कोऑर्डिनेटर हैं, ऑर्गेनाइजर, और आत्मजीत सिंह नाम है इनका। हम बातचीत करेंगे। सीतापुर के निवासी हैं और इनके पिताजी लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और किसान आंदोलन जो हुआ था जल्द में ही, उसमें भी इन्होंने हिस्सेदारी की थी। हम बातचीत कर लेते हैं। आज की लोकसभा चुनाव है, ऐसे में क्या माहौल लग रहा है? इंडिया गठबंधन है, एक तरफ एनडीए है। इस बार क्या माहौल लोकसभा चुनाव का? देखिए, माहौल बहुत अच्छा है। अगर आप देखें पिछले 3 चरण के चुनाव में, खासकर अगर हम उत्तर प्रदेश को लें, वेस्टर्न यूपी की 16 सीटों में कम से कम 12 सीटों में इंडिया गठबंधन आ गई। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. और जो तीसरे चरण का इलेक्शन हुआ है, जिसमें सेंट्रल यूपी में आपने देखा सीटों में, उसमें भी 8 सीटें 10 में से ये समझ में आ रही हैं कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के खाते में जा रहे हैं। अखिलेश यादव का कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने जो निकाली थी पिछले साल, उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, उसमें लोगों का जुड़ाव, लोगों की परेशानियां, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, किसानों की एमएसपी को लेकर बात हो, या श्रमिकों के 10 दिन की गारंटी की बात हो। और जो एम्फेसिस था वो इस बात पे था कि राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, सूचना का अधिकार, काम का अधिकार और खाने का अधिकार, जिसमें मिड डे मील बच्चों को मिलते थे, ये कांग्रेस की ही देन है। और संवैधानिक प्रक्रियाओं के अनुसार जिस तरह से सरकार ये अभी तक चलती आई है, उसमें कोई भी संविधान के अनुच्छेदों का पालन नहीं किया गया। ये सरकार आरक्षण विरोधी है। और इसका खुलासा जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हुआ कि जाति जनगणना कराई जाएगी और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी भी होगी, तो जब ये बात आई कि कितने लोग हैं इस देश में जो उस समाज से आते हैं जिनके लिए सरकार ये सोचती नहीं, तो पता ये लगा कि 90 सेक्रेटरियों में 3 सेक्रेटरी ऐसे हैं जो ओबीसी SC ST समाज के आते हैं और बाकी सब जो है वो अपर कास्ट या स्वर्ण जातियों के। तो जब 90% हिस्सेदारी इन लोगों की सरकार के प्रति, अगर वो संवेदनशील नहीं है, सरकार संवेदनशील नहीं है लोगों के प्रति, और 90% लोगों को कोऑपरेट नहीं कर पा रही है, और सिर्फ 22 परिवारों को इतना 16.5 लाख करोड़ रुपए का उनके कर्जे माफ हो गए, 22 परिवारों के लिए उन्होंने जो जिस तरीके की स्कीमें लेके आए, पोर्ट्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, इतने संसाधन है देश के, उन संसाधनों को देश के जो है वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए। तो इस तरीके से लोगों को समझ में आया कि ये तो अदानी अंबानी की सरकार है और अंबानी के लिए ये सरकार कुछ भी कर सकती है। फिर जब करीमनगर में, तेलंगाना में, जब आपने देखा मोदी जी के अभिभाषण में, उन्होंने ये कहा कि अदानी और अंबानी के टेम्पो भर के कांग्रेस के पास जा रहे हैं, तो इनके पास तो उनकी सेना है, ईडी सीबीआई IT की, तो उन्होंने क्यों नहीं रोका उन्हें? काला धन तो समाप्त हो चुका है डिमोनेटाइजेशन के बाद, रोजगार के साधन जिस तरीके से उत्पन्न होने थे वो हुए नहीं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी खुद ही एक्सपोज हो गई कि मोदी जी जो विकास का या विकसित भारत की जो परिकल्पना है, उसमें देश का 90% आदमी जो है वो उसमें नहीं इन्वॉल्व। वो विकास सिर्फ कुछ चंदा परिवारों का हो रहा है। उसी मॉडल पे विकसित भारत बनाया जा रहा है, जिसमें अबू धाबी की बड़े बड़े जो सॉवरेन फंड्स हैं उनका पैसा स्टॉक मार्केट में लगेगा, 100 रुपए का शेयर जो है वो 10,000 में पहुंच जाएगा, और सारा पैसा जो इनकॉर्पोरेट्स के पास आ जाएगा, तो वो देश को खरीद लेंगे। और देश का जो 90 करोड़ वर्किंग फोर्स है, जिसमें 70 करोड़ 40 करोड़ किसान, 11 करोड़ किसान परिवार आते हैं, तो करीब 50 करोड़ लोग वो जाते हैं, और 20-25 करोड़ लोग जो है असंगठित क्षेत्र के या ऑर्गेनाइज लेबर है। ये 70-75 करोड़ जो है वो खाली मोदी साहब के अंडर अदानी अंबानी के नीचे काम करेंगे। उससे विषमताएं पैदा होंगी, उससे रोजगार तो छोड़िए, उससे जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर असर पड़ेगा, और इनकम इनक्वालिटी, इन सब बातों का जब खुलासा किया गया और राहुल गांधी जी ने लोगों से कनेक्ट करके उनको समझाया, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये बात समझ में आई।
और मैनिफेस्टो कमेटी में मैं रहा हूँ, ऑल इंडिया मैनिफेस्टो कमेटी में कृषि के हम लोगों ने 27 पॉइंट बना के दिए, जिसमें 5 पॉइंट आप न्याय योजना में देख रहे हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट है स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट पे C2+50% को लागू करना, कर्जा माफ करना। उसमें ये भी बात आई साथ में कि श्रमिकों को 400 रुपए दिहाड़ी मिलनी चाहिए। यूपी में और गुजरात में डबल इंजन की सरकार के बावजूद आपने देखा 200 रुपए या 230 रुपए दिहाड़ी मिलती है खाली, और औसतन 25 दिन का काम मिलता है, जबकि 100 दिन की गारंटी है और काम मांगने पे मिलना चाहिए। बजट भी आपने देखा, कोरोना लॉकडाउन में 1 करोड़ 30 लाख, 1.3 लाख करोड़ का जो बजट था, 130 लाख करोड़ के बजट को कम करके इन्होंने 60,000 करोड़ कर दिया। और मिड डे मील में भी बजट कम किया। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने कोई योगदान नहीं किया। 1% से कम हेल्थ पे और 2% से कम शिक्षा पे खर्च हुआ। ये सिर्फ ठेकेदारी पे पैसा खर्च करते रहे, जिसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आप देखते हैं, जब आप यहाँ से लखनऊ जाते हैं या हाईवे पे जाते हैं, जिस तरीके का टोल माफिया है और ये टोल प्लाजाओं का TOT BOT बेसिस पे जो टोल्स बनाए गए हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये आने वाले समय में अगले 100 साल तक भी जिन्होंने ठेकेदारी दी, जिसमें 1 करोड़ रुपए की सड़क 10 करोड़ में बनी, 10 की 100 करोड़ में बनी, तो ये पैसा कभी रिकवर नहीं होगा। ये देश का पैसा लूटा गया है और कुछ चुनिंदा लोगों ने ये ठेके देकर अपने महल खड़े कर लिए हैं। एक और बड़ी बात सामने आई, जिस एस्ट्राजेनेका के फॉर्मूले पे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो फॉर्मूला था जिसपे हमारी वैक्सीनेशन हुई थी कोरोना की, जिसमें कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, उसमें एस्ट्राजेनेका को ये कहा गया कि आपने कोविशील्ड का जो सारा आपका लॉट है उसको वापस कर लीजिए, क्योंकि उससे लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, क्योंकि उसके ट्रायल्स पूरे नहीं हुए थे, आनन फानन में वो वैक्सीनेशन लगवाई गई। यहाँ तो उसको कंपलसरी कर दिया गया था, जो कि अब मोदी जी डिनाई करते हैं। ये कह दिया गया था कि आप सड़क में नहीं चल सकते, आप हवाई जहाज में नहीं घूम सकते, आप ट्रेन में नहीं घूम सकते, आप बसों पे नहीं जा सकते जब तक, और स्कूल में बच्चे नहीं जा सकते जब तक आप कोविशील्ड ना लगवा दें। बच्चों को भी लगवाई गई, कई बच्चों को। तो ये जो 280 करोड़ टीके जबरदस्ती खरीद के लगवाए गए, जिसमें मोदी जी ने कहा कि ये मुफ्त है वैक्सीनेशन, आपको ज्ञात होगा कि 100 रुपए का ये टीका मैन्युफैक्चर होता था, 50 से 100 रुपए का। इसकी कीमत पहले 1200 कर दी गई, फिर इसको घटा के 700 रुपए कर दिया गया। मतलब 7 गुना उसकी कॉस्ट लगा के हमारे राजस्व का पैसा उस कंपनी को दे दिया गया, जिन्होंने लंदन में अपने बड़े बड़े किले और महल खड़े कर लिए। और हमें क्या मिला? हमारे जो नौजवान थे या हमारे बुजुर्ग थे, वो बीमारी से, ब्लड क्लॉटिंग से, हार्ट अटैक से और कई सारी कॉम्प्लिकेशन से मर रहे हैं। और उसके बाद जो फोटो लगाई गई आपके ऐप पर, जिसमें आपका जो सर्टिफिकेट मिलता है, उस ऐप को भी, कोविन ऐप में भी अब मोदी जी की फोटो को हटा दिया गया है। तो मतलब जहां नुकसान होता है वहां मोदी जी भाग खड़े होते हैं, और जहां फायदा होता है वो अपनी फोटो सबसे आगे लगा देते हैं। एक बात मैं और आप लोगों को बताना चाहूंगा, पॉवर्टी में ये देश कहता है कि गरीबी में हमने 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर किया। सुरजीत भल्ला इनके हैं, वो एक स्टडी में ये बताते हैं, और उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलासा भी किया कि हमने गरीबी रेखा से ऐसे लोगों को निकाला कि जो 5 किलो राशन हम देते हैं उसकी हमने मार्केट वैल्यू लगा ली और उसको हमने इनकम से ऐड कर दिया। तो वो जो एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है जो UN द्वारा निर्धारित है कि भाई इतने पैसे से ऊपर अगर उसकी इनकम है तो वो गरीब नहीं है, तो उन्होंने फ्री राशन देके उसको गरीबी रेखा से मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में ऊपर दिखा दिया, जबकि ये सरासर झूठ है। राशन आपको दिया गया था क्योंकि कोरोना काल में लोगों के पास साधन नहीं थे, तो भूखे ना मर जाएं इसलिए राशन मिल रहा था। उस स्कीम को एक्सटेंड करके उन्होंने दिसंबर 2023 तक कर दिया, और फिर उसको आगे करके जनवरी के 2024 तक कर दिया। तो ये तो एक आपने एक उनको फूड सिक्योरिटी दी, उसका आप वैल्यूएशन आकलन करके आप 23 करोड़ लोगों को गरीबी से अगर निकाल रहे हैं, तो ये सरासर देश की जनता के आप जो है जो उनकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। और यही बात जो है वो कहीं ना कहीं निकल के आ गई, पकड़ में आ गई, कि ये जो है आंकड़े जो देते हैं वो आंकड़े ना NSO के होते हैं, ना उनका ऑडिट होता है CAG से। ये आंकड़े झूठे बेईमानी होते हैं, और इसी वजह से अब आप देख रहे हैं कि जब मैनिफेस्टो बना जिसमें 25 न्याय हैं, उसमें महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान है, जो छात्र हैं उनको, जो पढ़ाई करके डिप्लोमा होल्डर भी हैं, जो ग्रेजुएट नहीं भी हैं, उनको भी 1 लाख रुपए का इंटर्नशिप मिलेगा, जो उनका हक है। जब तक उनको नौकरी ना मिल जाए 1 साल की इंटर्नशिप सब सरकारें देती हैं इस देश के बाहर भी। तो ये जो न्याय योजना निकालेगी, और ये भी कहा गया आंगनबाड़ी आशा वर्कर्स की इनकम को डबल कर दिया जाएगा, और 30 लाख नौकरियां 15 अगस्त तक डेडलाइन दी हुई है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 30 लाख सरकारी नौकरियां जो रिक्त पड़ी हैं वो भर दी जाएंगी, 3 लाख रेलवे नौकरियां भर दी जाएंगी, और जो SC ST OBCs की सीट पे जनरल कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है उस पे भी उनको वापस लेके आया जाएगा।
और जाति जनगणना 2015 और 2025 में पूरी करा के, 2011 के बाद हुई नहीं है, 2025 में पूरी करा के उसका भी आयोग बना के 2026 मार्च तक उसको लागू कर दिया जाएगा। ये प्लानिंग है। तो इसमें सामाजिक न्याय भी हो गया, आर्थिक न्याय हो गया, हिस्सेदारी हो गई, श्रमिकों का न्याय हो गया, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो गई, महिलाओं की जो स्त्री धन डिमोनेटाइजेशन में ले लिया गया, उनके मंगलसूत्र गिरवी रखवा दिए गए, वो सब वापस आ जाएंगे। मोदी जी ने कहा, क्या कहा? मोदी जी का अगर आप मैनिफेस्टो देखें तो ऐसा लगता है कि उनका वेडिंग कार्ड है, उनकी फोटो लगाई गई सब जगह। उन्होंने कहा हमने ये किया है और हम विकसित भारत 2047 तक बना देंगे। और वो 2047 तक का विकसित भारत सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए है, उसमें उन्होंने कोई प्रॉमिस नहीं किए, क्योंकि पिछली बार जो वादे किए थे वो इनके अमित शाह साहब ने खुद ही कह दिए कि ये तो जुमले हैं। और अब जो है वो जुमले नहीं देना चाहते क्योंकि वो फंस जाएंगे। और दूसरा, जब वो खीरी में जाते हैं तो अजय मिश्रा टहनी के उनकी रैली में ये कहते हैं कि आप इनको जिता दीजिए, मैं इनको बड़ा आदमी बना दूंगा। आपने कल सुना केजरीवाल साहब ने क्या कहा? केजरीवाल साहब ने कहा कि अब तो 75 साल की उम्र हो चली है मोदी जी की। वो उड़ीसा में कहते हैं कि 20 जिलों के कैपिटल सिटी नहीं पता नवीन पटनायक को, तो ये पूछना चाहिए उनसे कि 20 जिलों के कैपिटल होते कहाँ हैं? कैपिटल तो या तो स्टेट के होते हैं या देश के होते हैं। तो उनका जो ये स्लिप ऑफ टंग है ये कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। तो अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि हो सकता है कि अगले साल अमित शाह साहब प्रधानमंत्री बना दी जाए, और फिर क्योंकि अजय मिश्रा टहनी उनके गृह मंत्रालय से आते हैं तो बड़ा आदमी तो वही बनेगा। अब अगर मान लीजिए जिसपे 120 बी का मुकदमा हो, 4 किसानों और एक मीडिया कर्मी की हत्या का, ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे पे यौन उत्पीड़न का आरोप है, जो इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाना चाहते थे, कोर्ट ने खुद ही कह दिया एमपी एमएलए ने कि भाई इसमें चार्जेस फाइल करो क्योंकि इसमें विटनेसेस और रिपोर्ट्स पूरी हैं। तो अब उन पे भी केस होगा, बट उनका बेटा जो है वो इलेक्शन लड़ रहा है। आपने देखा हाथरस की बेटी को 2:30 बजे दलित बेटी को जला दिया गया। कुलदीप सेंकर इन्हीं के एमएलए हैं जिसको 10 साल की सजा हुई। और जो वो जम्मू में जिस लड़की का, बेचारी लड़की का 9 साल का रेप हुआ, वो कथुआ वाला, उसमें जो विक्टिम जो उसमें एक्यूज थे उनको भी अभी तक कोई सजा नहीं मिली है या उनके ऊपर केसेस नहीं फाइल हुए हैं। तो ये सब तमाम चीजें जो हैं वो इस सरकार की जो सोच है या इस सरकार का जो रुख है वो बताती हैं। क्योंकि मोदी जी मणिपुर नहीं जाते, पर वो सेलिब्रिटीज के यहाँ शादी होती है वहां पहुंच जाते हैं या उनके लिए ट्वीट कर देते हैं। मणिपुर की आपने देखा किस तरीके से हमारी 2 बेटियों को नग्न कर अवस्था में पुलिस भी नहीं बचा सकी, उसके तमाम वीडियो इंटरनेशनल मीडिया में भी गए। और मणिपुर में अभी तक कुकी और उनके समुदाय में लड़ाई चल रही है, और मोदी जी कहते हैं उन्होंने यूक्रेन रशिया की वॉर रुकवाई थी। ये तमाम चीजें जो हैं इंटरनेशनली और लोकली अब ये एक्सपोज हो चुके हैं। और आने वाले समय में ऐसा लगता है कि अब मोदी जी दोबारा सरकार में नहीं आएंगे। अगर मान लीजिए इनका लार्जेस्ट पार्टी भी ये बनते हैं तो फिर इनके घटक दलों का यही होगा कि भाई जो नेता है वो नेता संसदीय दल का वो बदलना चाहिए। तो मोदी जी तो वापस नहीं आएंगे, कौन आएगा ये समय बताएगा। और अगर इंडिया अलायंस 250 सीटों से ऊपर आ जाती है तो इन्हीं के जो 17 एसोसिएट हैं जो आज एनडीए में हैं, इनमें से मैं आपको गारंटी देता हूं बीजू जनता दल वाले, वाईएसआर वाले और भी कुछ प्रमुख संगठन जैसे कि आपके शिवसेना जो है शिंदे ग्रुप वाली या अजीत पवार वाली, वो वापस अपने संगठनों में आ जाएगी। तो इनके 4-5 संगठन 30-35 सीट लेके तो वैसे ही तैयार बैठे हैं। तो मान लीजिए अगर क्लियर मेजोरिटी नहीं भी आती है इंडिया अलायंस की तो 20-30 सीटों वाले संगठन जो हैं तैयार बैठे हैं। तो मोदी जी का इस बार जीतना मुश्किल है। और अगर मान लीजिए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वो बनते भी हैं तो इस बार वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। राहुल गांधी ने 2 यात्राएं निकाली, एक तो भारत जोड़ो, एक न्याय यात्रा। तो कितना फायदा लोगों को मिल रहा और क्या लगता है जनता मूड में आ रही है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली गई थी वो संवाद करने के लिए निकाली गई थी, क्योंकि कृषि संकट के बाद आपने देखा कोरोना काल में 6.5% जीडीपी का हिस्सा कृषि का था, वो धीरे धीरे कम होते 1.8% आ गया 2023 तक। इसकी वजह ये थी कि कृषि में जो लागत का मूल्य है वो दुगना हो गया और आय आधी रह गई। गन्ना किसानों को समय पेमेंट नहीं मिलती है, गेहूं का एक्सपोर्ट होता है तो 4,000 रुपए में क्विंटल में होता है और गेहूं का रेट किसान को मिलता है 1700-1800 रुपए, धान का रेट मिलता है 1700-1800 रुपए, और राइस मिल वाले जो चावल है वो 40 रुपए किलो बेचते हैं। इस तरीके के जब, और आप देखते हैं आलू प्याज टमाटर जो कैश क्रॉप्स हैं, 1 रुपए किलो किसान को रेट नहीं मिलता है मिर्ची का, टमाटर का, आलू का, प्याज का, और हम खरीदते हैं 40 रुपए 45 रुपए किलो। तो ये पैसा जाता कहाँ है? ये पैसा ट्रेडर्स कमाते हैं, ये पैसा वो लोग कमाते हैं जो बिचौलिए होते हैं। बिचौलिए ही इनकी पार्टी के अन्नदाता भी हैं और वोटदाता भी हैं। और जब अन्नदाता हमारा पेट भरता है उसका पेट काट काट के इन्होंने अपने अन्नदाताओं का पेट भरा है। तो ये बातें क्लियर हो गई। भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा राहुल गांधी ने जो संवाद किया लोगों के साथ,
कश्मीर से कन्याकुमारी, जब वो 4000 किलोमीटर चले तो उनको समझ में आ गया कि देश की जनता जो है वो इस सरकार के साथ नहीं है। एक गलत नरेशन चलाया जा रहा है जिसमें हिंदू मुसलमान के नाम पे झगड़े कराए जा रहे हैं और बहुत सारे जातियां जो हैं, जो ओबीसी दलित में गिनी जाती हैं, उनको भी हिंदू बता के मंदिर के बाहर बैठाया जा रहा है। तो जब उन लोगों को समझ में आया कि सामाजिक न्याय तो मिलेगा नहीं, मंदिर के नाम पे सिर्फ घंटी मिलेगी बजाने के लिए, तो वो फिर लोग धीरे धीरे राहुल गांधी की यात्रा में जुड़ते रहे और वो सक्सेसफुल हो गई। न्याय यात्रा में उन्होंने एक बहुत बड़ी बात ये कह दी कि सामाजिक न्याय के नाम पर हम जाति जनगणना कराएंगे और जितना जाति जनगणना में मान लीजिए अगर 73% भी आता है SC ST OBC का, तो हम उसको वो करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि जो ट्राइबल्स की जमीन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स हैं कि जो ट्राइबल लैंड होती है वो ट्राइब्स की ही होती है, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की ही होती है। तो जो आदिवासी हैं हमारे, जिनको ये वनवासी बताते हैं और उनकी जमीनों पे खदानें जो है अदानी और अंबानी को दी जा रही हैं, वो भी हम रोकेंगे। देश का जो इकोलॉजिकल डिजास्टर हो रहा है, जो एनवायरमेंटल डिजास्टर हो रहा है, उसको रोकेंगे। और पीएमओ की तरह सेंट्रलाइज स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, जिसमें संसद का पूरा कार्यक्षेत्र ही खत्म कर दिया गया। आपको पता है संसद में ऑपोजिशन होती है और सरकार होती है, दोनों आपस में वार्ता करते हैं, आपस की बात होती है, तभी बिल्स बनते हैं। जब बिल्स पटल पे आते हैं तो उनको लॉ बनाने के लिए जेपीसी बनाई जाती है, उसके तमाम चीजों पे बात की जाती है। पर इस सरकार ने क्या किया, सीआरपीसी, आईपीसी, इन्होंने खुद ही सारे लॉज चेंज कर दिए, ना उसकी कोई चर्चा की, ना जेपीसी बनाई। तो जब विधायिका और कार्यपालिका में इतना गैप रह जाएगा तो फिर नई संसद बना के खाली संगोल की राजनीति ही आप कर सकते हैं। आप उसमें कोई संसद में चर्चा तो करते नहीं। आपने देखा लास्ट संसद में जब इन्होंने नई संसद में इन्होंने पहला अपना सेशन लगाया, उसमें इन्होंने वंदना अधिनियम जो पास किया महिलाओं का, जिसमें 33% आरक्षण कह रहे हैं कि हम लोग पहले अपना वो करेंगे, सेंसस करा के उसके बाद उसको शुरू करेंगे। उसमें उन्होंने 145 एमपीज को निष्कासित कर दिया बिना किसी बात के। तो इसका मतलब यह है कि हम बिल बनाएंगे, हम लॉज बनाएंगे, हम डिसाइड करेंगे कि देश कैसे चलेगा और ऑपोजिशन को हम बिल्कुल नकार देंगे। ये पब्लिक की बात समझ में नहीं आई कि जब हमने आपको नुमाइंदा अपना बना के भेजा है तो खाली मंदिर की घंटियां बनाना, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान करना या उनका सूर्य अभिषेक करना, ये काम प्रधानमंत्री का नहीं है। प्रधानमंत्री का काम है देश का विकास करना, देश में जो क्षमताएं हैं उनको ठीक करना और देश का जो आखिरी आदमी खड़ा है पायदान पर, चाहे वो श्रमिक है, चाहे वो किसान है, चाहे वो SC ST OBC समाज का है, उसकी तरफ ध्यान देना। बजाय उसकी तरफ ध्यान देने के इन्होंने जो है वो दूसरी राजनीति शुरू कर दी और अबू धाबी में मंदिर खोल दिया और वहां के फंड को बोला भी आप हमारे स्टॉक मार्केट को मैनेज कर लीजिए। आज स्टॉक मार्केट 73,000 सेंसेक्स पे आसमान को छू रहा है और उसके अगर आप प्राइस अर्निंग रेशियो देखिए तो वो इतने परसेंटेज ज्यादा है कि आप उस कंपनी का उतना कभी अर्निंग्स हो ही नहीं पाएगी। इस तरीके से जब चीजें होती हैं तो आप समझ लीजिए कि ये लोगों को जो है छल कपट से जीतना चाहते हैं और वो छल कपट कहीं ना कहीं पब्लिक के सामने एक्सपोज हो चुका है। आपने 2019 का चुनाव देखा है, इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या आपको दिख रहा है? देखिए 2019 के चुनाव में कांग्रेस लड़ाई में नहीं दिखाई दी, क्योंकि 2019 के चुनाव में न्याय योजना थी पर उस न्याय योजना का प्रचार नहीं किया गया। क्योंकि मैं उस कमेटी में रहा हूं ऑल इंडिया मैनिफेस्टो की, मेरा पहला जो अभिभाषण था उसमें मैंने उनको यही कहा था कि आप जो भी अपना मैनिफेस्टो बनाएं, पहले वो गारंटी योजना बनाने के बाद उसका चुनाव प्रसार ठीक से करें, कम्युनिकेशन ठीक से करें। अगर वो घर घर पर्चा नहीं पहुंचा और घर घर दरवाजे पे नहीं चिपकाया गया तो फिर आने वाले चुनाव में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी तक आपने देखा झंडे पोस्टर लगा के इलेक्शन लड़ा जाता था। ये पहला इलेक्शन है 2024 का जिसमें कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो पे लड़ रही है, 25 गारंटियों पे लड़ रही है, 5 न्याय पे लड़ रही है। इसका व्यापक असर लोगों के घर में पहुंच रहा है। इस बार जो चुनाव सामग्री है वो खाली मैनिफेस्टो पे है और उन्होंने ये भी कह दिया है कि इसको समय बांध कर, ये नहीं है कि अगले 5 साल में करेंगे, आते ही 3 और 4 महीने के बीच में सारी पॉलिसीज लागू हो जाएंगी। कर्नाटक में उन्होंने ये किया, हिमाचल में सेब के किसान थे उनके साथ उनको रेट सही से दिया। कर्नाटक में उन्होंने कहा कि हम SC ST OBC का जो भी आरक्षण बनता है वो लगाएंगे। अब ये कहते हैं तेलंगाना और कर्नाटक में 4% आरक्षण मुसलमानों को दे दिया। वो मुसलमान SC ST OBC के ही हैं, वो मुसलमान को इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले नहीं है। आपने 10% आरक्षण EWS को दिया। कर्नाटक और तेलंगाना का जो आरक्षण है वो उसी SC ST OBC समाज में हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं। भाई दलित में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, OBC में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, गुजरों में और जाटों में भी हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। तो जहां जहां आरक्षण लगता है वहां वहां आरक्षण उनके अनुपात के हिसाब से मिलता है। पर इनको तो मजा जहां आता है कि हिंदू मुसलमान करा दो। अब पाकिस्तान में क्योंकि पुलवामा और बालाकोट जैसी घटना दोबारा हो नहीं सकती, ये सोच रहे थे कि राम मंदिर के नाम पर इनको 2024 में वोट गिर जाएगा। पर राहुल गांधी ने बड़ी स्ट्रेटेजिकली
अपने आप को, अपनी या योजना को फिर से रीपैकेज किया, उसमें लोगों में उसका विस्तार किया और उसी का बेनिफिट अब इंडिया अलायंस को मिल रहा है। ये पीपल वर्सेस मोदी इलेक्शन है। ये देश की जनता मोदी जी को हराने पे तत्पर है। ये उसी का इलेक्शन है। ये कोई पार्टी नहीं लड़ रही, ये देश की जनता मोदी जी के खिलाफ लड़ रही है और उसमें जनता जीतेगी और मोदी जी की सरकार हारेगी। 3 चरणों के चुनाव हो चुके, चौथा चरण 13 मई को है। क्या लगता है कितना फायदा मिल रहा है इंडिया गठबंधन को? देखिए, 3 चरण के चुनाव में आप ये मान के चलिए कि 286 सीटों पर अभी तक इलेक्शन हुआ है और 190 सीटों पर बीजेपी हार गई, जो मेरा आकलन है। और इलेक्शन खत्म होते-होते ये 219 और 220 पे सिमट जाएंगे। और अगर इंडिया अलायंस लार्जेस्ट पार्टी बन के आती है, कांग्रेस लार्जेस्ट पार्टी तो नहीं होगी, पर अगर इंडिया अलायंस भी अगर लार्जेस्ट पार्टी बन के आती है, लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन के आती है, तो बहुत सारे इनके जो घटक दल हैं, टीडीपी है, वाईएसआर है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला, जिस तरीके से हेमंत सोरेन को जेल में डाला, उस तरीके से ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि अब स्टेट का फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो हिल गया है। वो इसलिए हिल गया है कि स्टेट्स अपने डेवोल्यूशन के लिए लड़ रहे हैं, अपने जीएसटी के शेयर के लिए लड़ रहे हैं। आपको ज्ञात होगा जब जीएसटी आई थी तो कहा गया था कि हर साल जो कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म है, जो वैट से जीएसटी में ट्रांसफर हुआ है, जो प्रोडक्शन स्टेट्स, मैन्युफैक्चरिंग जो स्टेट्स हैं, उनका जो नुकसान होगा जीएसटी से, क्योंकि जीएसटी में तो वैल्यू एडिशन पे ही टैक्स का जो है शेयर मिलता है, तो जब उसका सबसे बड़ा नुकसान तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक जैसी या तेलंगाना जैसी स्टेट्स को था, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होती है, बिकॉज तेलंगाना में फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो मैन्युफैक्चरिंग जो है तमिलनाडु और केरल में ज्यादा है। इस वजह से जीएसटी स्ट्रक्चर में जो ज्यादा पैसा मिलना था स्टेट्स को, वो पैसा नहीं मिला और वो वेस्ट बंगाल में ममता हमेशा लड़ती रही। फिर जो इन्होंने योजनाएं लागू की, पीएम आवास योजना, पीएम कृषि सम्मान योजना, पीएम फसल बीमा योजना, उसका दारोमदार भी स्टेट्स पे था, क्योंकि पहले साल लॉन्च में तो वो पीएम के नाम से होती है, मोदी जी की फोटो लग जाती है। उसका अगले साल से जैसे जल जीवन योजना है या जैसे टॉयलेट्स बनाने वाला प्रोग्राम भी है, उसमें सारा व्यय खर्चा स्टेट्स का होता है और स्टेट्स के अपने हाथ पैर काट दिए उनको जीएसटी का शेयर न देके। तो स्टेट्स को ये लगा कि जितना पैसा सेंट्रल जीएसटी में कलेक्ट हो रहा है उतना ही स्टेट्स में कलेक्ट हो रहा है, तो सेंटर तो पावरफुल हो गई कि अगर 96, अब जैसे मैं मार्च का आपको बताता हूँ, अप्रैल का डेटा आया कि 2.25 लाख करोड़ रुपए जीएसटी में पहली बार 2 लाख करोड़ रुपए एक्सटेंड हुए। अगर उसका आईजीएसटी और सीजीएसटी का शेयर है तो 96,000 करोड़ रुपया खाली सेंटर के पास जाता है और इतना ही पैसा सारी स्टेट्स के पास, तो सारी स्टेट्स मिलाकर सेंटर के बराबर हो गई और सेंटर जिसको चाहे डबल इंजन की सरकार को पैसा दे, जिसको चाहे ना दे। तो इसमें जो स्टेट्स का फेडरल स्ट्रक्चर है, जो हमारे लोकतंत्र में कहते हैं हम इंडिया जो है वो फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है, उसको आहत मिलता है। तो स्टेट्स के सीएम अब ये सोचने लग गए कि मोदी जी तो सिर्फ अपने विमानों में चलते हैं, कपड़े बदलते हैं और जिसको चाहे जैसा करते हैं। एक ऐसा उन्होंने राजा टाइप राज कर दिया, लोकतंत्र तो बचा नहीं। तो स्टेट्स का मोदी जी से झुकाव हटना और स्टेट्स का जिस तरीके से प्रताड़न हुआ, खासकर ऑपोजिशन रूल स्टेट्स का, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो और स्टेट्स हो, तो हिमाचल हो, छोटी छोटी स्टेट में हिमाचल भी आती हैं, कर्नाटक में लोगों ने बता दिया कि भाई हम बीजेपी के साथ नहीं है, वहां पे बीजेपी हारी असेंबली इलेक्शन में। तो ये एक बड़ा मामला है और ये भी कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन होगी तो जो सदर्न स्टेट्स हैं, जैसे तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है, इनकी जनसंख्या कंट्रोल्ड है, तो इनकी सीटें घट जाएंगी, नॉर्थ की सीटें बढ़ जाएंगी। तो उसमें जिनकी जनसंख्या ज्यादा है, जो जनसंख्या कंट्रोल नहीं कर पाए, उनकी सीटें बढ़ जाएंगी, तो फिर साउथ का वैसे ही वर्चस्व खत्म हो जाएगा। तो ये जो देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या देश का जो कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचा है हमारा, जो देश का हमारा स्ट्रक्चर है, वो आहत हो रहा है। तो इस वजह से जब मोदी जी ने 400 पार का नारा लगाया, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि 400 पार वो इसलिए लगाना चाहते हैं कि संविधान के अनुच्छेदों को बदल के या संविधान को ही बदल के ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करना चाहते हैं, जिसमें सेंटर ऑल पावरफुल हो जाएगी और सिर्फ वन नेशन वन इलेक्शन होगा। तो उसका लोगों में डर बैठ गया। तो स्टेट्स के लोग कहते हैं भाई हमें ऐसा आदमी तो नहीं चाहिए जो यहाँ पे स्टेट्स की सुने ही ना, हम तो फिर इस तरह के हो जाएंगे कि हम तो सब्जेक्ट हो जाएंगे सेंटर के, एक ही राजा होगा, बाकी प्रजा होगी। तो आई थिंक मुझे लगता है इसका बहुत सारा नुकसान इस बार इलेक्शन में 2024 में मोदी जी को होगा। 13 मई को मतदान है सीतापुर में, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे मतदाताओं से? लोगों से मेरी अपील ये है, 1980 के बाद पहला स्थानीय 1980 से पहले 1977 में स्थानीय कैंडिडेट थे जो कांग्रेस पार्टी से लड़ते थे। अब की बार 2024 में आपके पास स्थानीय उम्मीदवार हैं जिनका नाम राकेश राठौर है। वो यहाँ के विधायक भी रहे हैं बीजेपी के, और जब ताली और थाली बजवाई गई तो उन्होंने अपने ही पार्टी का जो है विरोध किया, जबकि वो पैसा भी कमा सकते थे, अपने कॉलेज भी लगा सकते थे। राजेश वर्मा साहब के कितने कॉलेज हैं सब लोग जानते हैं, कितना धन है उन पे सब लोग जानते हैं, तो ये काम ये भी कर सकते थे। पर इन्होंने जो है मुश्किल वाला रास्ता चुना, वहां से आए, फिर इंडिपेंडेंट लड़े,
चेयरमैनी का इलेक्शन, उसमें 13,000 वोट पाए। अब वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों के समर्थन से ज्वाइंट कैंडिडेट हैं, तो समाजवादी पार्टी का भी भरपूर योगदान और उनको कार्डर का जो बेनिफिट है उनको मिलेगा। कांग्रेस पार्टी की जो गुडविल है राहुल गांधी ने जो खड़ी की है वो उनको मिलेगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ते तो शायद वोट ना मिलते इतने, पर क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा है, अखिलेश यादव का जो संगठन है, ये दोनों मिलके मुझे लगता है इस दफा जीतेंगे। तो मेरी वोटरों से अपील है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालने जाएं। आपके घर में 3 लोग हैं, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, अगर मान लीजिए कोई चल नहीं सकता, कोई बीमार है, आप उनको अपने कंधों पे लेके जाएं, आप उनको उठा के लेके जाएं, आप एक एक वोट गिरवाएं, क्योंकि एक एक वोट कीमती है इस देश का। और अगर ये वोट सारे पड़ जाते हैं तो मैं आपको जाहिर तौर पे बात कर सकता हूं, 1 लाख वोटों से राजकेश राठौर ये इलेक्शन जीत रहे हैं। सीतापुर से आप रहने वाले सीतापुर के लगाव भी ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी ने राजेश वर्मा को प्रत्याशी बनाया तीसरी बार, 4 बार के वो सांसद हैं और वो नारा भी दे रहे हैं इस बार 400 पार 400 400 आपकी बात सर। हाँ 400 नारा दे रहे हैं और 4 लाख से जीतने का दावा भी कर रहे हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं इस पे? देखिए, देश का चाय वाला, देश का चौकीदार और देश के काले धन को वापस लाने वाला जो क्रूसेडर था, जो सुपरमैन था, जो रॉबिन हुड था, वो अब की बार फेल हो चुका। उसको उस पे किसी को यकीन नहीं है। अब मोदी जी के जितने भी अवतार थे वो हम सब ने 10 साल में देख लिए, तो अब जो है कौन सा अवतार वो धारण करके आएंगे हम नहीं कह सकते। हमें जरूर पता था कि चौथे फेज में आते आते उनके आंसू निकल आएंगे। नवीनका कुमारी के प्रोग्राम में टाइम्स नाउ में आपने देखा, उनकी आंख में तो आंसू थे ही थे, जो इंटरव्यू ले रहा था उसकी आंख में भी आंसू थे। उसकी आंख में ये आंसू थे कि मेरा क्या होगा, और मोदी जी की आंख में आंसू थे कि मेरी सत्ता तो जा रही है, मैं तो गंगा को समर्पित हूं, मैं गंगा का बेटा हूं। पर उन्होंने एक बात ये कही थी कि मेरा क्या है, मैं झोला उठाऊंगा कभी भी चल दूंगा। तो पर कांग्रेस ने ये कह दिया है कि वो झोला चेक किया जाएगा, उसका एक्सरे होगा। जो सामान उन्होंने पिछले 10 साल में बांटा है उसका एक्सरे करके जो भी सामान पब्लिक का है, सार्वजनिक है, वो वापस लिया जाएगा। इसका डर शायद सता रहा है, इसलिए बीजेपी के नेताओं के आंसू निकल रहे हैं। यह थे कांग्रेस पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और आत्मजीत सिंह जो सीतापुर के रहने वाले हैं। इनके पिताजी लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। फिलहाल इन्होंने सीतापुर के लोगों से भी अपील की है और कांग्रेस गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं राकेश राठौर, उनके पक्ष में वोट करने की भी बात कही है। और भारतीय जनता पार्टी से जो राजेश वर्मा को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, उनको लेकर भी इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। फिलहाल या तो आने वाला समय बताएगा कि इस बार सीतापुर से जनता किसे चुनती है, कौन सांसद बनेगा। बीटीवी न्यूज से नितिन प्रकाश के साथ बिनाजुन सिंह, सीतापुर। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए वीटीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें और खबरों को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।